नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। हिंदी की आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने वर्णमाला के स्वर के पार्ट को कंप्लीट करा है। आज जो हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है वो व्यंजन पर आधारित सेकंड पार्ट होने वाला है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। और व्यंजन के जो भेद हैं और किस तरीके से व्यंजन का निर्माण हुआ है, उन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। इसी में हम अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, इन सभी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। आज का सबसे अगर पहले बात करते हैं व्यंजन की डेफिनेशन क्या है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उनको क्या कहते हैं भाई? व्यंजन। ठीक है, जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है भाई? तो व्यंजन कहा जाता है। वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, या कह सकते हैं वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते उन्हीं को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि एक अगर हम वर्ण लेते हैं ग, ग की अगर निर्माण की बात करें तो ये आधा व्यंजन और इसमें एक स्वर ए छिपा होता है। इन दोनों के ही मेल से एक वर्ण का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं भैया? व्यंजन कहते हैं। अगर अगला वर्ण लेते हैं जैसे क, तो क के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो आधा इसमें व्यंजन मिलेगा और एक स्वर इसके अंदर मिलेगा, तब जाके एक क वर्ण का निर्माण होता है। तो व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, या कह सकते हैं ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है अभी? तो व्यंजन कहा जाता है। तो कभी कभी डेफिनेशन से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आगे अगर अगले पॉइंट की ओर चलते हैं तो अगला पॉइंट है व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं। तो व्यंजन के 3 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। कितने भाई? तो व्यंजन के 3 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भाई? 33 होती है। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो मूल रूप से भी व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये बात हमें याद रखनी है। अब ये 33 व्यंजन किस प्रकार से होते हैं और व्यंजन के प्रकार 3 कौन कौन से होते हैं, उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर उनकी बात करते हैं तो किस प्रकार से 33 व्यंजनों का निर्माण होता है, उनको हम देखेंगे सबसे पहले। तो व्यंजन के प्रकार 3 होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं भैया? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ये व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं भाई। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन की बात करें तो इसमें 25 जो 33 मूल रूप से 33 व्यंजन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? तो 25 इसमें स्पर्श व्यंजन शामिल होते हैं, 4 इसमें अंतस्थ व्यंजन शामिल होते हैं और 4 इसमें ऊष्म संघर्षी व्यंजन शामिल होते हैं। तो टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है भैया? तो यहाँ पर जो क्या है, मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 33 हो जाती है। स्पर्श व्यंजन में भैया कौन कौन से शामिल होते हैं? तो क वर्ग के 5 वर्ण शामिल होते हैं, च वर्ग के 5 वर्ण शामिल होते हैं, ट वर्ग के 5 वर्ण शामिल होते हैं और त वर्ग के 5 वर्ण शामिल होते हैं। इसी तरीके से प वर्ग के 5 वर्ण शामिल होते हैं। तो ये 25 स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ये 11 कैसे व्यंजन होते हैं भैया? तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनको भी हम डेफिनेशन के साथ और विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे भाई। ठीक है, इसी के साथ साथ जो ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं, कौन से भैया? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4, और इसमें तीनों स और है होते हैं। ये क्या होते हैं भैया? 4 ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। इन्हीं को मिलाकर भैया व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? तो व्यंजनों की संख्या 33 हो जाती है। या पूछेगा कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो मूल व्यंजनों की संख्या भी 33 होती है। और व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? तो व्यंजन के 3 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं हमें याद रखना है। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। इसमें एक हमें नोट भी याद रखना है। वो नोट क्या याद रखना है कि स्पर्श व्यंजनों को ही क्या कहा जाता है भैया? वर्गीय व्यंजन या उद्दित व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको वर्गों में बांटा गया है, इसी कारण इनको क्या कहा जाता है भैया? वर्गीय व्यंजन कहा जाता है और उद्दित व्यंजन कहा जाता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। या पूछ लेगा कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। या पूछेगा कि उद्दित व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, या आपको उसमें व्यंजन दे दिए जाएंगे कि इसमें से बताइए कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, या वर्गीय व्यंजन कौन से हैं, या उद्दित व्यंजन कौन से हैं। तो हमें ये याद रखना है कि स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन, उद्दित व्यंजन और भैया क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या भैया 27 होती है। कितनी होती है? 27 होती है, जिसमें कि 25 तो हमारे
स्पर्श व्यंजन शामिल होते हैं, जिसमें कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, ये 5 होते हैं। तो 5 × 5 कितने हो गए भी 25। तो 25 तो हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। इसके साथ साथ हमारे 2 द्विगुण व्यंजन भी शामिल होते हैं। और कौन से होते हैं हमारे? ये दोनों डै और डै, ये दोनों द्विगुण व्यंजन मिल जाते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की भैया उच्चारण के आधार पर कितनी संख्या हो जाती है? तो 27 हो जाती है। क्वेश्चन पे डिपेंड करना है क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। अगर पूछेगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 25 होती है। लेकिन अगर वो पूछता है कि उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तब 27 हो जाएंगे। जिसमें कौन से 2 शामिल होते हैं? तो 2 द्विगुण व्यंजन शामिल हो जाते हैं। इसी आधार पर ये इनकी संख्या कितनी हो जाती है? तो 27 हो जाती है। तो ये पॉइंट हमें कहीं ना कहीं याद रखना है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा कंठीय व्यंजन। आखिर कंठीय व्यंजन किसको कहा जाता है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। कंठीय व्यंजन की अगर बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में जीभ का पिछला भाग हमारे कंठ को छूता है, ठीक है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का जो पिछला भाग होता है वो हमारे कंठ को छूता है, उसे ही क्या कहा जाता है भैया? कंठीय व्यंजन कहते हैं। और कंठीय व्यंजन भैया, अगर कंठीय व्यंजन की बात करें तो कंठीय व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसमें कै वर्ग होते हैं। कै वर्ग के 5 वर्ण यानी कै, ख, ग, घ, घ और ण। और इसी के साथ साथ विसर्ग वाला भैया विसर्ग और है। ये कैसे हमारे इनके उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका उच्चारण स्थान कंठीय है। तो ये कैसे हमारे व्यंजन हैं? तो ये कंठीय व्यंजन हैं। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से बताइए कि कंठीय व्यंजन कौन से हैं। इनके अलावा और वर्ण दे दिए जाते हैं और इनमें से एक वर्ण शामिल कर लिया जाता है, तो पूछता है कि है बताओ कैसा व्यंजन है भाई। तो ये कैसा व्यंजन है मेरा? तो कंठीय व्यंजन है। उच्चारण स्थान भी कभी कभी इनके पूछ लिए जाते हैं, तो ये हमें याद रखना है। तो कंठीय व्यंजन किनको कहा जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण करने में जीभ का पिछला भाग कंठ को स्पर्श करता है, उसी को कंठीय व्यंजन कहते हैं। और कंठीय व्यंजन होते कौन से हैं? तो इसमें कै वर्ग शामिल होता है। कै वर्ग के 5 वर्ण शामिल होते हैं। इनके अलावा विसर्ग और है, ये कैसे हमारे कंठीय व्यंजन हैं। अगले व्यंजन की ओर चलते हैं। अगला हमारा आज का व्यंजन है तालव्य व्यंजन। कि तालव्य व्यंजन किनको कहा जाता है? तालव्य व्यंजन की अगर बात करें, जिन वर्णों का उच्चारण करने में जीभ का तालु को स्पर्श करता है। जिन व्यंजनों को उच्चारण करने में जीभ हमारा तालु को स्पर्श करता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है भैया? उन्हीं को तालव्य व्यंजन कहा जाता है। इसमें कौन कौन से होते हैं? तो इसमें च वर्ग शामिल होता है। हमारा कौन सा? च वर्ग के 5 वर्ण शामिल होते हैं। इसी के साथ साथ य और बड़ा वाला स शामिल होता है। ये कैसे हमारे? तो तालव्य व्यंजन है। इनका उच्चारण स्थान पूछता है, तो उच्चारण स्थान क्या भैया? तालव्य है। तो च वर्ग के 5 वर्ण और ये और स कैसे हैं भैया? तालव्य व्यंजन है। और तालव्य व्यंजन किनको कहा जाता है? तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में जीभ तालु को स्पर्श करती है, उसको ही तालव्य व्यंजन कहा जाता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा पॉइंट है मूर्धन्य व्यंजन आखिर किनको कहा जाता है। अभी पूछेगा कि मूर्धन्य व्यंजन किनको कहा जाता है, तो जिन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है उन्हीं को क्या कहा जाता है भैया? मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। अब मूर्धन्य व्यंजन में भैया कौन से व्यंजन शामिल होते हैं? तो इसमें ट वर्ग यानी ट, ठ, ड़, ढ और ढ, ये हमारे शामिल होते हैं मूर्धन्य व्यंजन में। इनके अलावा द्विगुण व्यंजन शामिल होते हैं, र और पैचरा से, ये भी कहीं ना कहीं मूर्धन्य व्यंजन में शामिल होते हैं। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है भाई। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है दंतीय व्यंजन किनको कहा जाता है। तो दंतीय व्यंजन की बात करें, जिन व्यंजन या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ दांतों को स्पर्श करती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? दंतीय व्यंजन कहा जाता है। यानी जिन वर्णों का या व्यंजनों का उच्चारण करेंगे, अगर जीभ आपकी दांतों को स्पर्श करेगी, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको दंतीय व्यंजन कहा जाता है। दंतीय व्यंजन होते कौन से हैं भैया? तो इसमें तय वर्ग के 5 वर्ण शामिल होते हैं। इसी के साथ साथ ल और स भी कैसे व्यंजन है भैया? तो ये दंतीय व्यंजन है। तो क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी पूछता है कि ल और श का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये दंतीय व्यंजन है। कैसे व्यंजन है भैया? तो दंतीय व्यंजन है, ये याद रखना है, ठीक है। अगले व्यंजन की ओर चलते हैं। अगला हमारा व्यंजन है औष्ठ्य व्यंजन। औष्ठ्य व्यंजन किनको कहा जाता है? तो औष्ठ्य व्यंजन की बात करते हैं। औष्ठ्य व्यंजन की डेफिनेशन क्या है उसकी अगर हम बात करें, तो जिन व्यंजन का उच्चारण होठों से होता है उनको क्या कहा जाता है भैया? औष्ठ्य व्यंजन कहा जाता है। जिन व्यंजन का उच्चारण भैया कहाँ से होता है? होठों से होता है, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको औष्ठ्य व्यंजन कहा जाता है। इसमें पै वर्ग शामिल होते हैं, यानी पै, फै, बै, भै और मै। ये कैसे व्यंजन है हमारे? तो ये औष्ठ्य व्यंजन है भाई, ठीक है। कैसे व्यंजन है? तो औष्ठ्य व्यंजन है। और औष्ठ्य व्यंजनों का उच्चारण होठों से होता है, ठीक है।
इसी के साथ साथ हमें एक नोट याद रखना है। नोट क्या याद रखना है कि प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर नासिकीय व्यंजन व पंचमा अक्षर कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, पांचवे कौन सा भैया, ण न और मैं, ये पांचों वर्ण कैसे हमारे भैया, तो पंचमा अक्षर कहलाते हैं या नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये बात आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आ रही होगी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि अंतस्थ व्यंजन किनको कहा जाता है भाई। अंतस्थ व्यंजन किनको कहा जाता है, तो अंतस्थ व्यंजन की डेफिनेशन क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख व नाक से कम वायु प्रभावित हो उनको क्या कहा जाता है भैया, उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी संख्या होती है भैया, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। 4 कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। ये कैसे व्यंजन है हमारे, तो ये अंतस्थ व्यंजन हैं भाई। ठीक है, य, र, ल और व कैसे व्यंजन है, तो ये भैया अल्पप्राण व्यंजन भी हैं। कैसे व्यंजन हैं ये चारों, तो अल्पप्राण हैं और ये चारों सघोष व्यंजन भी कहलाते हैं। ठीक है, य, र, ल, व कैसे हैं भैया, तो ये हमारे अल्पप्राण भी हैं और सघोष भी हैं। ये की बात करें तो ये का भैया ये कैसा है, तो ये अर्धस्वर भी है भाई। ठीक है, र की बात करें तो र भैया प्रकंपित, लुंठित और कंपनजात व्यंजन है। ल की बात करें तो ल हमारा कैसा व्यंजन है, तो पार्श्विक व्यंजन है। ल कैसा भैया, पार्श्विक है। और व की बात करें तो वह हमारा कैसा है भैया, तो वह हमारा जो है अर्धस्वर कहलाता है। कैसा है भैया, तो अर्धस्वर कहलाता है। ये चारों हमारे अल्पप्राण हैं, सघोष हैं और यह हमारा अर्धस्वर है। र की बात करें तो र प्रकंपित, लुंठित और कंपनजात व्यंजन है। ल की बात करें तो ल हमारा कैसा व्यंजन है, तो पार्श्विक व्यंजन है। और वह कैसा हमारा व्यंजन है, तो वह हमारा अर्धस्वर है। ठीक है, कैसा व्यंजन है, तो ये अर्धस्वर व्यंजन भी है भाई। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी हमें याद रखने हैं। इसी के साथ साथ हमें एक नोट भी याद रखना है। वो नोट क्या याद रखना है, ये सभी अल्पप्राण व सघोष होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है भैया, 4 होती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया है पहले। ठीक है, ये सभी कैसे हैं, अल्पप्राण व सघोष हैं और उनकी संख्या कितनी है भैया, तो 4 है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन भैया, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन भैया ये जो हमारे होते हैं, तीनों श शामिल होते हैं इसमें और है शामिल होता है। ये कैसे व्यंजन हमारे हैं, तो ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है। अगर बड़े स की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो ये तालव्य व्यंजन कहलाता है। कैसे व्यंजन कहलाता है भैया, तालव्य व्यंजन कहलाता है। पेचरे स की बात करें तो ये मूर्धन्य व्यंजन होता है। और श की बात करें छोटे तो ये दंतीय व्यंजन होता है भाई। ठीक है, ये तीनों कैसे हैं हमारे, तो ये तीनों अघोष हैं भैया, अघोष व्यंजन है। तीनों से हमारे कैसे हैं, अघोष व्यंजन है की बात करें तो है हमारा कैसा है, स्वर तंत्रीय व्यंजन है, कंठीय व्यंजन है और काकल्य व्यंजन भैया किसको कहा जाता है, तो है को ही कहा जाता है। और ये कैसा हमारा है, तो ये सघोष व्यंजन है। तीनों शय हमारे कैसे हैं, तो ये अघोष व्यंजन है। और भैया है कैसा हमारा, तो ये सघोष व्यंजन है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है भैया, 4 हैं। 4 कौन से हैं, तो तीनों शय होते हैं और है, ये हमारे कैसे हैं, तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, तीनों शय हमारे कैसे हैं, तो अघोष व्यंजन है। इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो श का उच्चारण, बड़े वाले श का उच्चारण स्थान भैया क्या है, तो तालव्य व्यंजन कहलाता है। ये पेचरा स की बात करें तो ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। और छोटे स की बात करें तो ये दंतीय व्यंजन कहलाता है। और है की बात करते हैं तो ये स्वर तंत्रीय व्यंजन और कंठीय व्यंजन, काकल्य व्यंजन, इसी के साथ साथ ये सघोष व्यंजन भी कहलाता है। ये इतने पॉइंट हमें याद रखने हैं इस टॉपिक से। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा पॉइंट होने वाला है, ये चारों व्यंजन कैसे हैं भैया, ये चारों ही व्यंजन महाप्राण भी हैं। कैसे हैं ये चारों व्यंजन, ये चारों व्यंजन हमारे महाप्राण में हैं भैया। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं भैया। अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, द्विगुण व्यंजन भैया। द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, तो द्विगुण व्यंजन को ही हम गौण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, संकर वर्ण और ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं। किनको भाई, द्विगुण व्यंजन को ही किन किन नामों से जाना जाता है, तो गौण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, संकर वर्ण और ताड़न जात वर्ण कहलाते हैं। कौन से, द्विगुण व्यंजन होते कौन कौन से हैं भैया, तो ये होते हैं नुक्ता वाले ड़ और ण। ठीक है, ये कैसे हमारे द्विगुण व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है भैया, तो इनकी संख्या 2 है। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट होने वाला है, संयुक्त व्यंजन भैया। संयुक्त व्यंजन किनको कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन की बात करें जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के सहयोग से बनते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है भैया, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। होते कौन कौन से हैं भैया, तो क्षय, त्रय, अज्ञा और श्रय।
ठीक है, ये कैसे हमारे हैं, ये संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, कैसे व्यंजन है भैया, तो संयुक्त व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है संयुक्त व्यंजनों की संख्या, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भैया 4 होती है। और अगर बात करें 6 से 36 की, भैया किन किन वर्णों के योग से बना है, तो इसमें कै और श, पेचरा वाले श मिले हैं, तो कहीं ना कहीं एक संयुक्त व्यंजन का निर्माण हुआ है। अगर इसको पूरी तरीके से तोड़ेंगे तो ये ए में भी टूटेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी ए आ जाएगा, और यहाँ भी ए आ जाएगा, और यहाँ भी ए आ जाएगा, अगर इसका वर्ण विच्छेद पूरी तरीके से करते हैं तो। ठीक है, नहीं तो हमें इतना ही रूप देखने को एग्जाम में मिलता है। इससे ज़्यादा अगर रूप पूछेगा तो यहाँ तक हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तरह की बात करें तो तय धन रे में टूटेगा, यानी ये जो हमारा बात करें हलंत, ये हलंत आपको लगा हुआ जरूर मिलेगा। ठीक है, ये हलंत वाले ही जो टूटे हुए हमें मिलेंगे ऑप्शन में, तो सही होगा। गै से ज्ञानी की बात करें तो जय धन ये में मिलेगा हमें, और शय की बात करें तो बड़ा शय धन रे में हमें देखने को मिलेगा। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, दो विभिन्न वर्णों के योग से बने होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है भैया, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, अक्षय, त्रय, अज्ञेय और श्रेय, ये 4 हमारे कैसे हैं संयुक्त व्यंजन। इनको तोड़ा किस तरीके से जाता है, ये भी हमने समझ लिया है भाई। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा जो पॉइंट होने वाला है, आगत व्यंजन। ठीक है, आगत व्यंजन भैया कौन से हैं, तो आगत व्यंजन जो है, आगत व्यंजन किनको कहा जाता है, जो दूसरे देशों से आए हुए हैं उनको क्या कहा जाता है भैया, आगत व्यंजन कहा जाता है। जो अरबी और फारसी होते हैं, कैसे होते हैं भैया, अरबी और फारसी होते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को आगत व्यंजन कहा जाता है भैया। और ये कौन कौन से हैं, जय और फे कैसे हमारे, जय और फे हमारे कैसे हैं भैया, तो ये आगत व्यंजन है हमारे, जय और फे हमारे कैसे व्यंजन हैं, तो ये आगत व्यंजन है हमारे जय और फे। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं, तो घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार हमें 2 देखने को मिलते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं हमारे, संयोग सघोष व्यंजन और घोष व्यंजन। ठीक है, कौन से, सघोष व्यंजन और कौन सा, घोष व्यंजन। इसी के साथ और दूसरा कौन सा होता है हमारा, अघोष व्यंजन। ठीक है, घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो सघोष व्यंजन और घोष व्यंजन। और दूसरा कौन सा भैया, अघोष व्यंजन। ये 4 हमारे कैसे होते हैं, सॉरी 2 हमारे कैसे होते हैं, ये घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार होते हैं। अब इनके बारे में जानेंगे, ये आखिर होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें जानते हैं, घोष व्यंजन किनको कहा जाता है भैया, स्वर तंत्रियों में हमें कंपन देखने को, इनके उच्चारण में जब इन वर्णों का हम उच्चारण करेंगे तो स्वर तंत्रियों में हमें क्या देखने को मिलेगा, कंपन देखने को मिलेगा। और इन्हीं को क्या कहा जाता है भैया, सघोष व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ण का भैया कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कैसे हैं भैया, तो सघोष व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से, देखो कै वर्ग के हमारे लास्ट के तीसरा चौथा, जो तीनों लास्ट के जो वर्ण हमारे तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हमारा कैसा है, तो ये सघोष व्यंजन है। फिर जज है, यह जो कैसा हमारे, तो सघोष व्यंजन है। और और ये कैसे हमारे, ये भी सघोष व्यंजन है। दे धे ने हमारे कैसे हैं, तो सघोष व्यंजन है। और बै भै में और कैसे हैं ये, तो ये भी हमारे कहीं ना कहीं सघोष व्यंजन है। इनके अलावा 10 हमारे कैसे होते हैं, स्वर। 10 स्वर, इसमें कौन सा शामिल नहीं होता है भैया, ए शामिल नहीं होता है। ठीक है, 10 स्वर बाकी जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, ये सघोष व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं भैया, द्विगुण व्यंजन 2 हमारे होते हैं, ये भी कैसे हमारे होते हैं, तो ये भी हमारे सघोष होते हैं, यानी ऋ और ऋ, ये हमारे कैसे हैं, तो ये भी हमारे सघोष व्यंजन हैं। इसी के साथ साथ अंतस्थ व्यंजन, चारों हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य रे ले वे, ये भी कैसे हमारे, ये भी हमारे सघोष व्यंजन है। और है भी हमारा कैसा है, तो है भी हमारा सघोष व्यंजन है भैया। तो ये हमारे प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, 10 स्वर शामिल होते हैं इसमें, द्विगुण व्यंजन शामिल होते हैं, अंतस्थ और है, ये हमारे कैसे हैं भैया, तो ये सघोष व्यंजन है भाई। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि अघोष व्यंजन भैया, अघोष व्यंजन किनको कहा जाता है, तो जब इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो स्वर तंत्रियों में भैया क्या, कंपन नहीं होता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ण का भैया पहला दूसरा वर्ण क्या कहलाते हैं हमारे, ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। यानी कै और ख, अगर कै वर्ग की बात करेंगे तो कै ख होते हैं, च वर्ग की बात करेंगे तो च छ, ट वर्ग की टैठ है, और तय वर्ग में त और द, सॉरी तय और थ, और पै वर्ग में प और फ, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे अघोष व्यंजन है। कैसे हैं, अघोष व्यंजन है। ठीक है, और इसमें कौन से शामिल होते हैं भैया, तीनों श शामिल होते हैं और ए, ये कैसे व्यंजन हमारे हो जाएंगे, तो ये अघोष व्यंजन हो जाएंगे ये। ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं हमारे, तो अघोष व्यंजन होते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि अघोष व्यंजन किनको कहा जाता है, तो जब इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो स्वर तंत्रियों में भैया क्या, कंपन नहीं होता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ण का भैया पहला दूसरा वर्ण क्या कहलाते हैं हमारे, ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। यानी कै और ख, अगर कै वर्ग की बात करेंगे तो कै ख होते हैं, च वर्ग की बात करेंगे तो च छ, ट वर्ग में ट और द, सॉरी ट और थ, और पै वर्ग में प और फ, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे अघोष व्यंजन है। ठीक है,
अगला आज का जो हमारा पॉइंट होने वाला है कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं भैया? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। कौन कौन से भैया? तो अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन कैसे होते हैं हमारे ये? तो ये प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार हैं भैया। अब बात करते हैं कि अल्पप्राण किनको कहा जाता है। ठीक है, अल्पप्राण की बात करें तो जब अल्पप्राण व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख से इनके उच्चारण में भैया वायु कम निकलती है मुख से। ठीक है, तो यही क्या होते हैं हमारे अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का भैया पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कैसा है हमारा? तो अल्पप्राण वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं के साथ साथ भैया अगर बात करें तो अंतस व्यंजन और 10 स्वर और कौन सा भैया? द्विगुण व्यंजन। ये कैसे हमारे हैं भैया? तो ये अल्पप्राण हैं। ठीक है, 10 स्वर में कौन सा? री से ऋषि को शामिल नहीं करा जाता, यह हमारा अल्पप्राण नहीं कहलाता। और इनके अलावा बाकी जो 10 स्वर होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? तो वो अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। अल्पप्राण व्यंजन की बात करें तो कै वर्ग में कौन कौन से होते हैं भैया? कै, गै और णै होते हैं। च वर्ग में च, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया? ठीक है, यहाँ ज आ जाएगा, यहाँ पर ज, और उसके बाद कौन सा आ जाता है? ये आ जाता है। ठीक है, ये होते हैं। ट वर्ग में ट, ड़ और ण होते हैं। त वर्ग में त, द और न होंगे भैया। और प वर्ग में प, कौन कौन से? प हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा? ब और म हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे? हमारे अल्पप्राण व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कैसा होगा हमारा? तो अल्पप्राण व्यंजन होंगे। ठीक है, ये हमें याद रखने हैं। इनके साथ साथ अंतस व्यंजन होते हैं, 10 स्वर और एक द्विगुण व्यंजन शामिल होता है। तो ये कैसे व्यंजन हमारे? तो ये अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं भैया? तो महाप्राण व्यंजन, इन व्यंजनों का जब उच्चारण किया जाता है तो जो मुख से अधिक वायु निकलती है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण कैसा है हमारा? वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। जैसे कि कै वर्ग की बात करें तो ख और ग हो जाएंगे। च वर्ग में च और झ हो जाएंगे। ट वर्ग में ट, ढ हो जाएंगे। और त वर्ग में थ और ध हो जाएगा। और प वर्ग में फ और भ हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे? हमारे महाप्राण हो जाएंगे। इन्हीं के साथ साथ ऊस व्यंजन, ऊस व्यंजन यानी तीनों शय शामिल हो जाएंगे भैया किसमें? महाप्राण में। और है भी कैसा हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक द्विगुण व्यंजन होता है ड, ये शामिल होता है भैया किसमें? महाप्राण में। और फ यानी जो आया हुआ है कौन सा भैया? आगत जो फ है वो कैसा हमारा है? महाप्राण व्यंजन है भाई। तो महाप्राण भी समझ गए, अल्पप्राण भी समझ गए, घोष और सघोष भी कहीं ना कहीं हम समझ गए। अघोष और घोष को भी हमने समझ लिया है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान की। ठीक है, वर्णों के उच्चारण स्थान क्या क्या है उनको हम देख लेते हैं एक नज़र में। कंठीय व्यंजन कौन से होते हैं? तो कंठीय व्यंजन में हमारे आ, ये कैसा हमारा? इनका उच्चारण स्थान तो कंठीय है। और इसके बाद भैया कै वर्ग के पांचों वर्ण, और इसके अलावा है और एक विसर्ग शामिल होता है किसमें भैया? कंठीय व्यंजन में। यानी इनके उच्चारण स्थान कभी कभी एग्जाम में हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके आधार पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं भाई। तालव्य व्यंजन में कौन से होते हैं? तो दोनों ई यानी लघु ई और दीर्घ ई शामिल होते हैं। इसी के साथ साथ च वर्ग शामिल होता है। और ये और बड़ा वाला श, ये किस में आ जाते हैं भैया? इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालव्य व्यंजन कहलाते हैं ये। मूर्धन्य व्यंजन की बात करें तो मूर्धन्य व्यंजन में कौन सा? ऋ से ऋषि। इसी के अलावा ट वर्ग शामिल होते हैं, र और पेचरा से शामिल होते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या भैया? तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। दंत्य व्यंजन की बात करें तो इसमें त वर्ग के पांचों वर्ण आते हैं। इसके अलावा ल और श भी कैसे हमारे? श हमारा छोटा वाला। ठीक है, ये कैसा है इनका उच्चारण स्थान? तो इनका उच्चारण स्थान दंत्य है भाई। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं कि ओष्ठ्य व्यंजन, ओष्ठ्य व्यंजन कौन से होते हैं भैया? तो ओष्ठ्य व्यंजन की बात करें तो इसमें लघु ई और दीर्घ उ और इसके अलावा प वर्ग के पांचों वर्ण, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं भैया। ठीक है, कंठ तालव्य व्यंजन कौन से कहलाते हैं? तो कंठ तालव्य व्यंजन हमारे दीर्घ ए से एनक और कौन सा भैया? लघु ए, ये कैसे हमारे हैं? तो ये कंठ तालव्य व्यंजन कहलाते हैं भाई। ठीक है, अगले बात करते हैं कंठोष्ठ्य व्यंजन किनको कहा जाता है? तो कंठोष्ठ्य व्यंजन हमारे दो होते हैं। कौन से? तो ओ और औ। ओ और औ हमारे कैसे हैं? तो ये कंठोष्ठ्य व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी होती है भाई? 2 होती है।
दंतोष्ठीय व्यंजन कौन सा होता है? तो दंतोष्ठीय व्यंजन हमारा वह होता है। ठीक है, दंतोष्ठीय व्यंजन कौन सा है हमारा? तो वह है। कभी कभी एग्जाम में हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर भी कभी कभी व्यंजन को दिया जाता है और उनके उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हमने व्यंजन को पूरी तरीके से कवर करा, एग्जाम में कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, अंतस व्यंजन, उपसंघर्षी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कस करा है। ठीक है, तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।